देखो ज़्यादातर लोग क्या लोअर मिडिल क्लास स्ट्रक्चर है। अब लोअर मिडिल क्लास के लिए एक ही टिकट बचता है ऊपर बढ़ने का, और हमारी सोसाइटी कभी भी रिस्क टेकिंग थी नहीं। हमारी सोसाइटी जनरली सेफ जोन की थी। अब कॉलोनियल टाइम से ही सरकारी नौकरी का क्या था भाई, बहुत ज़्यादा हुआ था। एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन है, लेकिन उस एजुकेशन का वेपन हमने बहुत लिमिटेड कर दिया ना यार। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। तुम इतना पढ़ने के बाद डायरेक्टली अभी हिस्ट्री रट्टा मार रहे हो, या रट्टा मार के तुम एग्जाम क्लियर कर रहे हो, तो तुम्हारा पूरा फोकस वहीं चला गया। इनोवेशन कहीं ना कहीं खो गया, नए आइडियाज खो गए। आज आज इंडिया में हर नुक्कड़ पे एक समस्या खड़ी हुई है। क्लाइमेट चेंज एक समस्या है, अर्बनाइजेशन एक समस्या है, वेस्ट मैनेजमेंट एक समस्या है, रिन्यूएबल एनर्जी एक समस्या है। यार तुम गिनते जाओ समस्याएं हैं, लेकिन पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। यार देखो सोसाइटी कैसी है, जो अपने सक्सेस को, क्योंकि हिस्ट्री कौन लिखता है? सक्सेसफुल और विक्टोरियस पीपल ही लिखते हैं यार हिस्ट्री। कमजोर आदमी थोड़ी ना हिस्ट्री लिखता है। तो लोग नहीं सुनना चाहते उनको। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है फेल होने के कारणों को जानने में। लोगों को इंटरेस्ट है सिर्फ जीतने के कारणों को जानने में। और सही बताओ ना, इस एग्जाम में गेम क्या है ये क्लियर नहीं है। अश्विनी ग्रोवर की एक बात मुझे बहुत सही लगी कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि हम लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए जान लगा देते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास पे उतनी रिस्क नहीं लेते कि हम गरीब बन जाएं। तो हम नीचे जाने की रिस्क से बहुत डरते हैं, और ऊपर जाने, थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए जान लगा देते हैं। कुछ नहीं होता यार, सरकारी नौकरी ले लोगे, ईएमआई पे गाड़ी लोगे, ईएमआई पे घर लोगे, जिंदगी भर ईएमआई पे जिंदगी जियोगे, थोड़ा सा पैसा सेव कर लोगे, बच्चे की शादी में लग जाएगा, और बुढ़ापे में कुछ नहीं है। यही लाइफ है, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। अब स्ट्रगल लोगों का रिजल्ट कम आता है। यहाँ मैं कड़वा बोल रहा हूँ। स्टेबल माइंड, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली ज़्यादा रिजल्ट लेके आती है। इस पूरा जो हलवा है ना, ये जो पूरा जो क्रीम है, इसको खाया है अपर मिडिल क्लास ने। लोअर मिडिल क्लास आता है एनर्जी के साथ में, पर खुश हो जाता है। गरीब तो बेचारा सोचता ही नहीं है। अमीर को जरूरत नहीं है, वो आई है। वो तो क्या होता है, अमीर का एटीट्यूड मुझे अच्छा लगता है कि जब भी आईएएस आएगा नया, सबसे पहले घर पे आएगा उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास में। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को पैसा दिया होगा, और आईएएस तो पॉलिटिशियन से ऊपर है नहीं, तो उसको जरूरत नहीं है। एक ही क्राइटेरिया है सर, अपर मिडिल क्लास है ना, वही फॉलो कर रहा है। पापा सर्विस में, मम्मी सर्विस में, बेटा सर्विस में, वाइफ सर्विस में, उसका बेटा सर्विस में, ये अपर मिडिल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है दिनेश। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच ब्रदर। आज दिनेश ऑल आउट जाने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो स्कैंडल्स हो रहे हैं, मिस एडवेंचर्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल करप्शंस हो रहे हैं, या जो भी मिस गाइडेंस है उसके, कोचिंग माफियाज, जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं, आज दिनेश जाएंगे उस पर ऑल आउट। तो दिनेश यार ये बात थोड़ा सा बहुत ही वैसे टफ है बात करना, क्योंकि इतना इजी नहीं है इन चीज़ों के ऊपर बात करना, और डेफिनेटली लोग बात नहीं करना चाहते, लोग छुपना चाहते हैं। एक तो कोचिंग इंडस्ट्री, मोटिवेशन इंडस्ट्री, जो सपनों की इंडस्ट्री है भाई, सपने और मोटिवेशन दो ही चीज़ों की इंडस्ट्री है वो, तो वो चाहेगी नहीं कि कभी इन चीज़ों के ऊपर बात करे। कॉमन आदमी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी देखो इंडिया का स्ट्रक्चर देखो, ज़्यादातर लोग क्या लोअर मिडिल क्लास स्ट्रक्चर है। अब लोअर मिडिल क्लास के लिए एक ही टिकट बचता है ऊपर बढ़ने का, और हमारी सोसाइटी कभी भी रिस्क टेकिंग थी नहीं। हमारी सोसाइटी जनरली सेफ जोन की थी। अब कॉलोनियल टाइम से ही सरकारी नौकरी का क्या था भाई, बहुत ज़्यादा हुआ था कि दरोगा साहब, अब दरोगा कोड़ा मानते थे, दरोगा कोड़ा मारते थे, और ये सब चीज़ें थी वहाँ पे। तब ऐसे सिनेरियो में आज भी वो चीज़ अभी गई नहीं है दिमाग से। सोसाइटी उतनी बड़ी हुई ही नहीं है जो इसके ऊपर सोच सके। उन्हें बस ये लगता है कि सिक्योरिटी मतलब है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे सैलरी कितनी भी कम आती रहे, और वो बस अपर मिडिल क्लास तक पहुंचना चाहती है। तो इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं इससे बहुत नेगेटिवली भी इम्पैक्ट हो रही है। इस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये जो अपर मतलब मिडिल क्लास में पहुंचने का उनको एक ही तरीका दिखता है कि गवर्नमेंट जॉब से भी हो, और एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन भी। हाँ, एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन है, लेकिन उस एजुकेशन का वेपन हमने बहुत लिमिटेड कर दिया ना यार। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। तुम इतना पढ़ने के बाद डायरेक्टली अभी हिस्ट्री रट्टा मार रहे हो, या रट्टा मार के तुम एग्जाम क्लियर कर रहे हो, तो तुम्हारा पूरा फोकस वहीं चला गया। इनोवेशन कहीं ना कहीं खो गया, नए आइडियाज खो गए। आज इंडिया में हर नुक्कड़ पे एक समस्या खड़ी हुई है। क्लाइमेट चेंज एक समस्या है, अर्बनाइजेशन एक समस्या है, वेस्ट मैनेजमेंट एक समस्या है, रिन्यूएबल एनर्जी एक समस्या है। यार तुम गिनते जाओ समस्याएं हैं, लेकिन पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। और यूथ इज स्टकिंग सेफ मतलब लाइफ जिए, बस एक सैलरी आती रहे फिक्स, वहां तक वो रुकना चाहता है। और ऐसा क्यों होता है कि यूथ को लगता है कि एक सेफ सैलरी, ये तो बोल रहा हूँ। और बुरी बात पता है क्या है यार, आईआईटीएंस और डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर, साइंटिस्ट, यार ये अब सरकारी नौकरियों के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग पता नहीं क्यों डर चुके हैं। दिनेश, एक टाइम पीरियड रहता है 20 से 30 साल का, जो बहुत क्रूशियल रहता है एक बिल्डअप के लिए, कैरियर बिल्डअप के लिए। और यही टाइम, जैसे आप भी आईआईटी किए हुए, बहुत सारे लोग आईआईटी एनआईटी करे हुए लोग, ये अपना क्रूशियल टाइम ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब जो वेस्टेज है यूथ का, ये इस चीज से टोटली एग्री है यार। पूरा एनर्जी है ना जो, देखो 30 के बाद क्या बचता है यार? 30 के बाद मैं सच बता रहा हूँ, एक मेरे दोस्त की स्टोरी है। उसने आईआईटी से बीटेक किया,
अब नहीं निकलने के बाद में सीजीएल पे आ गया, वो सीजीएल ना निकले तो बैंकिंग पे आ गया। वो कितना खत्म हो गया अंदर से अटेम्प्ट खत्म होने के बाद में कि अब उसके बस की बात नहीं है रीबिल्ड करने की। अब 30 की एज हो गई, अब वो कुछ भी सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। यार सोचो जेई एडवांस निकाला था उसने, कितना ब्राइट स्टूडेंट होगा, और अब कहानी देखो कहाँ पे पहुंच गई है। और आईआईटीज में ये अब टेंडेंसी या जो एमबीबीएस वगैरह सिलेक्ट ये कहाँ से आ गई कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, ना कि इतना आईआईटी में उन्होंने क्रैक करके प्राइवेट में जा सकते कमा सकते, पर ये कहाँ से भूत उनके ऊपर ये आ यार गया यार ये लगता है सोसाइटल जो जो हुआ है ना, और टॉपरों का जो एक तरह से महिमा मंडन हुआ है कि भाई वो दुनिया में वही कुछ वर्थ ही कर रहे हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल बोलूँ तो जब रिजल्ट आता है फाइनल लिस्ट में, तो मुझे पूरी दुनिया को ये लगता है कि यार यही लोग थे जो बस मेहनती थे, बाकी सब तो बेवकूफ़ थे, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 4000 5000 लोग इक्वली पूल पे होते हैं, और लक फैक्टर रहता है इसके अंदर, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है, चाहे वो कॉपी इवैल्यूएशन में हो चाहे वो इंटरव्यू में हो। तो कुछ लोग के फेवर में जाता है, कुछ लोग के अगेंस्ट जाता है। लेकिन सोसाइटी जिस तरीके से हमें तमगा दे देती है ना, यार मैंने खुद क्रिटिसिज्म सुना है ये बार बहुत बार अपने लिए कि तुम में शायद वो बात ही नहीं है, तुम में शायद वो काबिलियत ही नहीं है। अब वो है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, बट इट हर्ट्स कि आपके क्लोज लोग ही आपको ये बात बोल देते हैं। तो जो सोसाइटल वाला एंगल है, और ये चीज़ बना दी गई कि ये टफ है, और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको टफ चीज़ें करने में मज़ा आता है, इससे लोग कूदते हैं। ये सोचे समझे कि क्या उनका वो जॉन है या नहीं है, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता, और फिर उसका जो ग्लोरीफाई करना चीज़ों को कि टॉपर की एंट्री, पावर है, खूब सारी पावर है, डाइवर्स फील्ड हैं, लेकिन बदलाव बहुत अलग चीज़ है, और जिनको बदलाव लाना होता है वो ले आते हैं। एक चीज़ भी है कि सिर्फ टॉपर का पॉइंट ऑफ व्यू अवेलेबल है हर जगह पे, लेकिन जो स्टूडेंट है जो क्लियर नहीं कर सके, एक या दूसरे बैरियर पे अटक गए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम जगह पे ग्लोरीफाई होता है। वो उसका कारण ये है ना कि यार देखो सोसाइटी कैसी है, जो जो अपने सक्सेस को, क्योंकि हिस्ट्री कौन लिखता है, सक्सेसफुल और विक्टोरियस पीपल ही लिखते हैं यार हिस्ट्री, कमजोर आदमी थोड़ी ना हिस्ट्री लिखता है। तो लोग नहीं सुनना चाहते उनको, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है फेल होने के कारणों को जानने में, लोगों को इंटरेस्ट है सिर्फ जीतने के कारणों को जानने में। कोचिंग से आने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक स्पेक्ट्रम ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज होती है कि क्लास 1 टू क्लास 4 ये जो होती है, ऐसा क्या हो गया कि क्लास 1 के लिए सब तो एस्पायर करते हैं, लेकिन क्लास 4 के लिए भी एक आईआईटीएन अब लड़ रहा है, एक एमबीबीएस वाला लड़ रहा है। बहुत सारे न्यूज़ में आता है कि कोई किसी सफाई कर्मचारी की जगह वैकेंसी हो गई वहाँ पे भी जा रहा है। ये मतलब आपका जो ड्रेन है वो इतना लोएस्ट लेवल पे गया है कि आप वो भी ऑप्शन जो है खुद ही ऑप्ट कर रहे हो। वो उसका जो मेजर रीजन है ना, थोड़ा सा ये है कि मैंने शुरुआत में बात की, हमारी सोसाइटी हमारे जो फैमिली में हो जाता है कि अगर यूपीएससी ने निकले एटलीस्ट यार वो तो एग्जाम निकाल ले। कुछ तो ये बात सही है, ये बात सही है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि यार एसएससी तो हो ही जाएगा, यूपीएससी कर रहे हो तो वो हर एग्जाम का अपना एक तरीका अलग होता है। जो है ये कहीं ये नहीं हो गया कि बस एक गवर्नमेंट जॉब, वो नहीं, अब मैटर नहीं। पहले हमारी एक ड्रीम था कि मैटर कर रहा था कि आईएएस बनना है, बाद में अच्छा ठीक है मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अब आईएएस नहीं है, शायद मेरे उसके नीचे कुछ निकल जाए आईपीएस, वो भी नहीं हो रहा। ठीक है अब मैं ना स्टेट की सर्विस की जाता हूँ, या मैं फॉरेस्ट की दे देता हूँ, या मैं वो भी नहीं एसएससी कर लेता हूँ। तो ये किसका ये मतलब यार ये ना ये कलेक्टिव एफर्ट है इसमें। अगर मान लो मैं आज स्टार्टअप की सोचूं कि यार मेरा चलो अटेम्प्ट खत्म हो गए, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन ए स्टार्टअप, कोई प्रॉब्लम लेके मैं उसको सॉल्व करता हूँ, तो फंडिंग का इशू हो जाता है, कौन पैसा लगाएगा, क्रेडिट वाला इशू हो जाता है, अच्छे स्किल लेबर अवेलेबल नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम एक दिखती है। दूसरा सोसाइटल प्रेशर आ जाता है कि हमारे सोसाइटी में, मैंने शुरुआत में बात करी कि कॉलोनियल हैंगओवर है यार, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा हैंग हो चुका है, और वो चीज़ अभी उभरी नहीं है। अभी भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी आपको चीजें दिखेंगे कि स्टिल हम लोग अभी बिल्कुल ज्यादा फंसे हुए हैं। लेकिन एक जो एस्पिरेंट है जो क्लास 1 के लिए ऑप्ट कर रहा था वो पियून पे सेटल हो जाता है, ये कैसे हो जाता है? और फिर वो उसका कारण बताया ना मैंने कि वो क्लास 1 ड्रीम किया, वो नहीं मिला, दूसरे ऑप्शंस उसको दिख नहीं रहे, या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो रिस्क ले सके, तो नीचे गिरेगा ही अपने लिए। अब लेकिन वो इतना कि उसका क्वालिफाई, लाइक मैं देख रहा था कि आईआईटी वाले, एमबीबीएस वाले, गवर्नमेंट कॉलेज वाले, वो लाइक मैं उनसे बात कर रहा था कि हाँ भाई कौन सी भी तो मिल जाए बस गवर्नमेंट वो भाई वो एक था ना, वो मुझे जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वो ओपीएम ऑफ मास रिलीजन की जगह इस समय यूपीएससी है, वो ओपीएम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। ये नहीं हो गया कि सैलरी इज द ओपीएम हो गया है कि एक डेफिनेट मुझे 1 तारीख को सैलरी मिल रही है। बहुत बार मैंने क्लास 4 जिनकी सर्विस मेरे दोस्तों की लग गई थी, उनका ये था कि तू प्राइवेट में अगर जॉब करेगा तो तेरे को हेल्थ इंश्योरेंस की गारंटी नहीं है। मतलब एक उनका एक फैक्टर था सोचने का। मुझे कल 20 लाख का कुछ हो गया, एंजियोप्लास्टी हो रही, कुछ हो गई, ये गवर्नमेंट दे देगा। शायद ये ऐसे जो गवर्नमेंट की सुविधा है सो कॉल्ड वो पुल नहीं कर रही, तो यार वो तो मैं 20 लाख अफोर्ड कर सकता हूँ अगर मैं कमाऊं और मैं एक हॉस्पिटल ही खोल लूं खुद के लिए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? लोग के सोचने की बात अलग है। वो एक स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा कि यूपीएससी में 1000 जा रहे हैं,
प्राइवेट में ये कितने सक्सेसफुल है, हर तीसरे क्यूबिकल में आज एक स्टार्टअप वाला बैठा है, हर क्यूबिकल में नहीं ये हो कौन रहा है लेकिन इसमें भी सॉल्यूशंस हैं यार। अभी हमने बहुत सारे एरियाज ऑफ इकोनॉमी टच नहीं किए हैं, नए नए डायमेंशंस टच नहीं किए हैं, और अभी कहीं ना कहीं स्किलिंग का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बट ये नहीं क्रेडिट इजीली अवेलेबल, टाइम बहुत टाइम fast जा रहा है और टाइम तो कोपिंग मतलब उसमें हाँ ये एक प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है जैसे यूपीएससी एज की कम नहीं कर रही है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई एज कम कर दो, राइट टाइम पे एग्जिट नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। आप 32 तक जाते हो, फिर स्टेट पीसीएस करना चाहते हो, फिर ये करना चाहते हो, सरकारें भी एजें बढ़ाई जा रही हैं कि 40, अब हर स्टेट पीसीएस में 40 साल एज है, मतलब मोस्ट ऑफ में, मैं सही बता रहा हूँ। तो ऐसे में फिर वो खींच रही है और उसको खुद को समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी एज क्यों कर रही है। भाई आप यंग माइंड के वो लो ना यार, एस्पिरेंट्स लो ना। इसमें ये जो खींच रहा है उसमें होप की बात कर ले कि होप होती है कि मैं 25 में हो जाऊंगा, 26 में, नहीं, 23 में। यार एग्जिट खुद को पता होता है यार। अगर मान लो आप इंटरव्यू स्टेज तक हो, तब समझ में आता है कि आप थोड़ा रुके हुए हो, आपके 5 प्रीलिम नहीं हो रहे हैं, फिर भी आप रुके हुए हो, एक उम्मीद। और कोचिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बिल्कुल रोल प्ले करती है, वो जान ही नहीं देगी आपको। और अगर आप एग्जिट करना चाहोगे तो आपको लूजर का टैग मिल जाएगा कि यार तू लूजर है, तूने गिव अप कर दिया। गिव अप करना हमेशा आसान है। अरे मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रास्ता बदल रहा हूँ, या मैं अपने लिए कुछ और सोच रहा हूँ, एक करेक्शन हो गया, करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक तो है। ये एग्जिट इतना मुश्किल हो क्यों जाता है, मतलब स्टूडेंट्स ऐसे क्लिंग्ड क्यों रह यार जाते हैं आउटसाइड कि- का इफेक्ट ज्यादा होता है। देखो आज इतना शोर है ना बाहर, आवाज नहीं सुनाई देती यार खुद के अंदर की, मैं सच बोल रहा हूँ। इतनी जोर से आवाजें हो रही है ना, कोचिंगों के भोंपुओं की और यूट्यूब की और समाज की और माँ बाप की और गर्लफ्रेंड की, और मतलब हर किसी की यही है कि गर्लफ्रेंड भी बोलेगी आपको कि आईएएस बन जाओ, किसी भी कास्ट का होगा माँ बाप मान ही जाएंगे। हाँ। तो ये जो सीन है ना, ये बिगाड़, नहीं बन गया तो- लोग अंदर की नहीं सुन रहे यार। मैं अंदर, एक शांत जगह नहीं है हमारे पास कि मैं बैठूं और अपने अंदर की आवाज सुनूं। जैसे ये गर्लफ्रेंड ने अगर आवाज मतलब नहीं बन गया तो छोड़ के चली जाती है क्या? जल जाती होगी, पता नहीं आया, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो सोसाइटल ग्लोरिफिकेशन है वो नहीं जाने देती, कोचिंग माफिया नहीं जाने देता, क्योंकि आपको लूजर किसको कहलाना अच्छा लगता है यार। लोगों को ये लगता है कि वो आपको बोलेंगे कि बड़ो यही सब कुछ है। हर जगह प्राइवेट, पता है ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लोग, पता है क्या बोलेंगे, हर चीज़ प्राइवेट में खराब है, प्राइवेट में खराब है। और सबसे पहली बात है, लोग गवर्नमेंट पता है क्यों करना चाहते हैं, काम नहीं है। अरे अभी हसल कर लो, लाइफ टाइम कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। वो भाई इस तरह का ग्लोरिफिकेशन करोगे तो हर आदमी को आराम ही चाहिए ना यार। लेकिन दोज पीपल हु रेडी टू अपस्किल देमसेल्फ फॉर द ईयर, फॉर द लाइफ, और जो अपने आप में अपग्रेड करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए स्कोप हमेशा रहेंगे। मैं आज ये बात बोलने, घबराओ मत, मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप मेहनती हैं, आप एक अच्छे एसेट है प्राइवेट सेक्टर के लिए, आपके लिए है, स्पेस है। 10 लाख लोग यूपीएससी का अटेम्प्ट देते हैं, उनमें से 1000 सिलेक्ट होते हैं हर साल। ज़्यादातर लोग नहीं होते। तो इतना बड़ा जो पूल है अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, उसकी एक तो वॉइस या कुछ नहीं है, और उसके बाद मतलब क्या ऑल्टरनेटिव बचते हैं उनके पास जब मतलब 30 साल के यार ऊपर हो जाते अल्टरनेटिव हैं। हमेशा ही होते हैं, लेकिन नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है ना हमारे तरफ। मैंने फिर से बोला भाई कि शोर बहुत ज़्यादा है, उस शोर में कहीं ना कहीं हम सुन नहीं पाते चीज़ों को। लोगों ने किया है। अश्विनी ग्रोवर की एक बात मुझे बहुत सही लगी कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि हम लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए जान लगा देते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास पे उतनी रिस्क नहीं लेते कि हम गरीब बन जाएं। तो वो तो हम नीचे जाने की रिस्क से में बहुत डरते हैं, और ऊपर जाने, थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए जान लगा देते हैं। कुछ नहीं होता यार, सरकारी नौकरी ले लोगे, ईएमआई पे गाड़ी लोगे, ईएमआई पे घर लोगे, जिंदगी भर ईएमआई पे जिंदगी जियोगे, थोड़ा सा पैसा सेव कर लोगे, बच्चे की शादी में लग जाएगा, और बुढ़ापे में कुछ नहीं है। यही लाइफ है, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। अब मैं किसको समझाऊं मतलब ये बात। और अगर आप बिजनेस करते हैं, उसमें आपके इंडिपेंडेंस है, आप मन चाहे रिटायरमेंट कर सकते हैं। आज भारत में बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो, आप एनपीएस में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, मैं कह रहा हूँ आपके पास में पेंशन आ जाएगी। आज 30 साल की उम्र में 5,000 रुपये अगर आप एनपीएस में डालते हो तो 60,000 रुपये की पेंशन मिलेगी आपको 60 साल के आसपास, जब आप रिटायर हो जाओगे। क्या दिक्कत है? उसके बाद में एसआईपी क्यों नहीं कर रहे हो? आज इंडियन इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो करेगी, और ये बिल्कुल रियलिटी है। हाँ, और लेकिन यहाँ पे पता है क्या हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में? इंडियन इकोनॉमी में कुछ ही लोग ग्रो करेंगे, ज्यादातर लोग, क्योंकि 80 करोड़ लोग तो अभी भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही आ रहे हैं। तो तुम्हारा क्या हो रहा है? एक तुमसे 1 रुपया किलो का अनाज नहीं खरीदा जा रहा। चुनाव में सरकारें बोलती है हम फ्री अनाज कर देंगे, लोग खुश हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन ही नहीं करते सरकारों को। वो जो 80 करोड़ का तो हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्टार्क डिफरेंस दिखता है कि 10 लाख अगर यूपीएससी दे रहे हैं, मतलब सब अगर हम मिला के बोले कि 50 लाख लोग ऐसे सिविल सर्विसेज में हैं, तो वो भी अगर अवेयर नहीं है इस इकोनॉमिक सिचुएशन का, तो 80 करोड़ यार का तो वो छोड़ ही दो, रट्टा मतलब- मार के लोगों का है। मैं अभी मतलब तुम इकोनॉमी पढ़ रहे हो लेकिन तुम SIP यार नहीं मैं लगा रहे हो। अल्टरनेटिव के लिए बोल रहा था, एनपीएस करवा दो, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में प्राइवेट में काम करते रहो, अच्छा अमाउंट देते रहो। मैं खुद कह रहा हूँ
कभी तकलीफ नहीं होगी लाइफ में फाइनेंस को लेकर के, पर मैनेज तो करो यार। तुम भाग रहे हो, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है। अरे प्राइवेट में मान लो तुम्हारी 1 लाख रुपए सैलरी है, 50,000 रुपए तुम आराम से निवेश कर सकते हो। 10 साल 20 साल के पास में तुम्हारे पास करोड़ों रुपया होगा, 2-4 करोड़ तो आराम से हो जाएंगे, द वे वी आर ग्रोइंग। तो उसके बाद ठीक है, आराम करो फिर। और मैंने और पेंशन वेंशन सबका मैंने बता दिया। रही बात हेल्थ, 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, अरे बाई कर लो यार, प्राइवेट से बाई कर लो। इतना घबराने की क्या बात है भाई? ठीक है। और सरकारें कौन सा भाई था तुमको फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस देती है? सैलरी में कटता नहीं वो। लोग इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट लाएंगे। इन हैंड सैलरी और जितना सैलरी है उसमें डिफरेंस देखना कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पे स्लिप में, तब समझ में आ जाएगा कितना कट रहा है आपका। और फिर पता चलेगा कि पेंशन कहाँ से आती है और हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से आता है। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये कोचिंग वाले कभी समझाएंगे ही नहीं। इस पे एक ये जो है ना कि मतलब तुम भी देख लो कि ये बेचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है कि मुझे तो जॉब से निकाले ही नहीं जाएगा, प्राइवेट में तो कभी भी निकाले। वही कि एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट जॉब है। दूसरा है सोसाइटी ने उसको हवा बना के रखा है, तो इसके कारण मतलब सिक्योरिटी का देखो रीजन ये है, सिक्योरिटी हर जगह है, एसेट्स रखो। मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पास हमेशा काम था, मैंने काफी कोचिंगें बदली, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाता था तो मेरे पास काम हमेशा रहा। अगर आप में स्किल ही नहीं है, अगर आप में काबिलियत ही नहीं है, तब आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर काबिलियत है तो तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की संभावना है। e⁻x में ग्रो करोगे और वहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है 1x 2x। तो सोचो यहाँ पे कितना तेज ग्रोथ है। हम लोग डरते हैं थोड़ा सा, अगर वो डर से बाहर निकल जाएं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। या ऐसा नहीं कि हम बहुत क्लोज फैमिली सिस्टम में बड़े हुए होते, वहाँ पे ऑलवेज ऐसे दिखाया जाता है कि भाई इसको ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो वो यार फैमिली ब्रॉड माइंड होता ही नहीं। फैमिली का होता ही है। गुजरात में चल जाओ यार, वहाँ पे तो अब खुद का धंधा है, कोई इज्जत करते हैं। लेकिन यूपी बिहार में आओगे तो वही दिक्कत है, वहाँ पे गरीबी है और ये सब चीज़ें होती हैं। सरकार की इतनी गलतियां हैं भाई, वो लेबर लॉज और ये सब सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं करते ताकि लोगों का ट्रस्ट आए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कैसे भी फायरिंग हो जाती है, सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो यार ये पूरा सिस्टम ही गर्त में है। यूपीएससी टॉपर्स और कोचिंग माफिया एक नेक्सस है इनके बीच। ये तो है ही खैर। और इंडियन फिलोसॉफी थी कि हम लोग क्या बोलते हैं उसे, संतोषी सदा सुखी वाली जो कॉन्सेप्ट था कि आपके पास जो है आप उसमें खुश हो, उससे थोड़ा दूर चले गए। वेस्टर्न कल्चर को हमने अडॉप्ट किया और रेस्टलेसनेस आ गई। कुछ भी पालो यार, या टॉपरों की लाइफ में कम रोना है क्या यार? अगर आईएएस नहीं मिला तो रोएंगे, आईएएस मिल गया तो सही कैडर नहीं मिला वो रोएंगे, किसी आईएएस से शादी हो गई और उसका कैडर दूसरा है तो रोएंगे, बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे तो रोएंगे। वो हमेशा ही रोते हैं। वो आईएएस कैडर वाली तो अलग ही है कि सिलेक्ट होने के बाद तुम चूज करते हो कि भाई किससे शादी करनी, हाँ, उसका कैडर और ये तो खुश कोई नहीं है भाई। ये बिल्कुल एक मिथ है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि और मेरे तुम्हारे साथ भी हुआ यार। 12th कर लो, 10th कर लो, अच्छा कॉलेज पकड़ लो, आईएएस की तैयारी कर लो, कब खुश हुए हम यार? एंड ऑफ द डे कभी नहीं हुए। नहीं, काफी फेमस सेइंग है कि आईएएस ही नौकरी है, बाकी सब चाकरी है। वो तो उनका, अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर कोचिंग कौन करेगा? ये हम ठीक है, हम जब हम यंग होते ना, ये कहाँ तो सबकॉन्शियस माइंड में हिट करते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं ना या सोसाइटी, वो लाइक पकड़ के बैठ जाते हैं यार। वो पेरेंट्स इमोशनल होते हैं और किसके पापा को अच्छा नहीं लगता जो ये कहना कि आपके बेटे ने बहुत बड़ा कुछ कर दिया। तो वो पापा जो है वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं। पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए यार। मेरी पर्सनल लाइफ बताऊं मैं तो, मेरे पेरेंट्स ने बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन क्या करी। मेरे पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन थोड़ी सी सेविंग्स थी, उन्होंने पढ़ाई पे लगा दी। ये मिस कैलकुलेट कर लिया कि ये तो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब और जब पढ़ाई खत्म हुई तो काम सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई हम लोग सड़क पे, भाई काम कर अब तो तू। करेक्ट। तो ये कहानी कभी कभी हो जाती है। पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि भाई अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी वैल्यूज दो, एग्जाम होना ना होना इनको बहुत सीरियस मत लो। एंड ऑफ द डे इट्स अ जॉब, एंड ऑफ द डे इट्स अ जॉब। और ठीक है यार, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ऑप्शंस है, पॉजिटिव रहो। हम नहीं, यूपीएससी अगर नहीं हुई तो हम दूसरा कुछ कर लेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि चोरी जाके कर रहे हैं वहाँ पे कि कोई क्राइम कर रहे हैं। इज्जत नहीं होती यार, देखो इज्जत नहीं होती, आज भी इज्जत नहीं होती। हम लोग आज इंडस्ट्री में काम करते हैं लेकिन पीपल डोंट केयर। लोग कहते हैं यार ये तो ऐसे ही मिल जाती है। अरे भाई इकोनॉमिक्स सिविल सर्विस के पढ़ाना कितने लोग हैं भाई? देखो एक बार, क्या 20-25 हज़ार लोग हैं क्या? नहीं है ना, कुछ ही मुट्ठी भर लोग पढ़ा सकते हैं। तो मैं कम से कम उन मुट्ठी भर लोगों में ही हूँ। तो एंड ऑफ द डे हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और फिर एक खुद की इज्जत करो यार, दुनिया से मत एक्सपेक्ट करो। पहला तो तुम खुद उस दुख से निकलो कि तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है। लोग खुद भी नहीं निकल रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्ट योर लाइफ, खुद पे भरोसा करो। जो मेरे पास में मैं उसमें खुश हूँ, ये चीज़ें अपने आप से बार बार बोलो। हम खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन 20-22 साल के अब देखो जो बच्चे आ रहे हैं एस्पिरेंट में, ये एनर्जी बहुत होती है कि मैं चांद पे चला जाऊंगा, ऐसे उनमें एनर्जी होती है।
तो उनमें ये ना इंट्रोस्पेक्ट वो तो कुछ नहीं कि मुझे तो फोड़ देना है बाहर first से में, फर्स्ट सब कुछ अटेम्प्ट होता है। फर्स्ट यार वो अटेम्प्ट बाहर से होता है, क्योंकि टॉपर एंट्री और मेरी और आपकी एज में थोड़ी सी वो चीज़ इंप्रूव हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि रियलिटीज़ क्या हैं, लेकिन वो थोड़े से इन्फ्लुएंस होते हैं। नहीं हमारे टाइम पे तो माँ बाप को समझाना नहीं, चाहिए हमारे यार। टाइम पे तो एटलीस्ट सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ इंस्टा पे या यूट्यूब पे इतने लाइक्स आए होते हैं एंट्री पे या इस पे, तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता वो तो इसमें है सब करो। वो तो है फीमेल जो टॉपर है उसको तो हर कोई का क्रश बन जाती है, वो हर एस्पिरेंट का 40 कि सेकंड मेरे की- बैच में भी ऐसी कोई होगी और मैं उसे पटाऊंगा मसूरी में। लेकिन यार ऐसा थोड़ी होता है ये चीज़ थोड़ी ना होती है। तो एकदम फिल्मी। मतलब हाँ, मतलब एकदम अगर तुम फिल्मी। अभी नहीं पटा पाए तो तुम तब भी नहीं पटा पाओगे। नहीं ठीक है, उनको ये लगता है कि अभी मैं काबिल नहीं हूँ, फिर हम ORN में ही एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट चलता है और फिर ये सब। लेकिन यार वही है, ठीक है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है यार। देखो माँ बाप को भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों को दबाव मत दो, बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर करने के लिए, भूखा कोई नहीं मरता। अगर आप में थोड़ा बहुत भी यार आप ग्रेजुएट तो हो ही कम से कम, जैसे एग्जाम के लिए आ रहे हो तो कुछ अच्छा कर सकते हो। अपनी लाइफ में काउंट करो कि हाउ मच हैप्पी मोमेंट यू आर स्पेंडिंग, वो लास्ट में जब आप बूढ़े हो जाओगे ना तब वही काउंट आएंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनका एक बात करना है कि जब वो सिलेक्ट होते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा सिलेक्ट होते हैं, ऐसा ये रास्ता अपनाओ। जब वो बाद में उन्हें पता चलता है कि हो सकता है जो हमने एक्सपेक्ट किया है ये जॉब वैसी नहीं है, तो कभी फिर दोबारा नहीं आते स्टूडेंट्स को, नहीं बताते कि ऐसा जो तुम सोच रहे हो ऐसा हो सकता है ना हो, आई टोटली एग्री विद यू, है ना। अरे यही तो देखो ना, अभी दिल्ली में पिछले साल एक खबर नहीं आई थी कि एक IAS ऑफिसर कपल कुत्ता घुमाता था और ग्राउंड खाली करवाता था। अब अरुणाचल प्रदेश में उसकी पोस्टिंग हुई और सबने कहा ये पनिशमेंट पोस्टिंग है। तो आप बोलोगे तो सही कि हम ट्राइबल्स के लिए कुछ करेंगे, रिमोट एरियाज में जाएंगे, लेकिन ट्राइबल्स और रिमोट एरिया में पोस्टिंग को क्या बोल रहे हो तुम? पनिशिंग पोस्टिंग। तो यही रियलिटी है यार। देखो देश बदलना होता तो बदल जाता, हर साल IAS ऑफिसर्स आ रहे हैं, हर साल इंटरव्यू में महान ज्ञान देकर के मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये साइकिल का पार्ट बन जाते हैं। एंड ऑफ द डे ये जॉब ही हो जाती है, फिर ये ऑर्डर्स लेते हैं, एक नॉर्मल जॉब की तरह चलती है। आपकी वाइफ होती है, आपके बच्चे होते हैं, बच्चे को भी ड्रीम देते हो कि अब IAS का बेटा IAS, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, ये सब। तो जिंदगी ऐसी होती है, फिर बूढ़े हो जाते हैं। अभी आपने एक आर्टिकल फिर से पढ़ा होगा कि जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो कितनी खीज आती है इनको, क्योंकि अब इनको कोई नहीं पूछता। तो ये ओवररेटेड वो चीज जो है। हाँ, उनकी अभी power मैंने का- आर्टिकल पढ़ा था, अब इनको कोई नहीं पूछता रिटायरमेंट के बाद में, तो फिर इनको और बुरा लगता है कि यार अब तो मेरे को कोई नहीं पूछ रहा, अब तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। वैसे मैं सच बताऊँ ना तो इनको बहुत हम्बल ग्राउंड से मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इफ़ यू आर प्रिविलेज ना, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल। यार आप प्रिविलेज हो, मेरे को भगवान ने वो मौका ही नहीं दिया यार कि मैं बन के कुछ कर पाऊँ, लेकिन अगर आप कर पा रहे हो ना तो करो, रेदर दैट की शोइंग एटीट्यूड। अभी यार वेंडर्स पे लठ बरसा देना और उसको ऐड करना, अभी तो मुझे समझ नहीं आता कि चल भी तो कैमरे के साथ रहे हर जगह। हाँ। एकदम मतलब 2-3 गाड़ी तो कैमरे की चल रही है साथ में, मतलब ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ कैमरा जा रहा पीछे है। से म्यूजिक भी लगा होता है। ये उनका काम नहीं है, उनका काम बहुत सिंसियरिटी से लोगों की सेवा करना है, उसे बहुत ईमानदारी से करो। मैं सच बता रहा हूँ, जब एंड ऑफ द डे बूढ़े हो जाओगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी कि यार मैंने ये किया। करप्शन करते रहोगे, ना सो पाओगे, ना घर वाले सो पाएंगे, हमेशा ईडी का डर लगा रहेगा। एंड ऑफ द डे जब बूढ़े हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि इतनी वेल्थ तो है मेरे पास में, तो मैं करूँ क्या उसका? स्पेंड नहीं कर सकते। या सरकार को एक बात समझनी चाहिए कि यार तुम ग्रेजुएट लेवल, देखो दो गैप है ये, लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके आते हैं एलिजिबल डिग्री में, तो वो जो गैप है ना यार वो बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट कि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन है उसको ठीक कर दो, तो फिर कोचिंग की मुझे जरूरत तो नहीं अभी लग रहा पड़ेगी। है यूपीएससी में खासकर वो क्या करे उनको ही पता नहीं है, उनको इतनी वो सारी मैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई टैलेंटेड आदमी नहीं चाहिए, हाँ, नहीं वही तो उनको बस लेने हैं। हाँ मतलब खत्म। एक मिनिमम स्क्रीनिंग टेस्ट है ना वो सीसेट, अब वो उन्होंने इतना ये किया कि मतलब उनको बस टफ, मतलब पता नहीं कि क्या करना है, बस टफ करो। हाँ टफ कि- कर दो। हाँ, मतलब जीएस में भी पेपर शुड बी लाइक दिस कि जो हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है वो पहले आए। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, लक बेस्ड यहाँ कुछ भी हो रहा हाँ है। लक, मतलब नहीं मतलब वो रिकमेंड ऐसा जाता होगा फाइल में कि टफ कर दे, टफ मतलब कर लिख के, हाँ पेपर में टफ कर दे भाई, और फाड़ दे। हाँ और फाड़ दे। हाँ जैसे एक मेंस दिया हुआ बंदा है या फिर ये इंटरव्यू दिया हुआ बंदा है यूपीएससी का, वो काफ़ी जो एसएससी या दूसरे एग्जाम्स हैं उनसे काफ़ी टैलेंटेड, लेकिन उनको जॉब नहीं देते गवर्नमेंट। सही तो बात है। गवर्नमेंट को ऐसा कोई प्रोविजन बनाना चाहिए कि यार उनको- बनाना चाहिए, पर मेरे और आपके हाथ में क्या ही है यार, नहीं, फिर मतलब भी- हम लोग भी लग जाते हैं नहीं तो कहीं ना कहीं। यार वही है कि मतलब गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही है उस बारे में, वो चाहती ही नहीं है कि नहीं, मतलब क्योंकि लोग settle अगर हो। मैन पावर अच्छी चाहिए, स्किल चाहिए, ये यूपीएससी हाँ, के बंदे skilled काफ़ी है, स्किल्ड है। हाँ उनके पास नॉलेज है, मैन पावर। स्किल अगर नहीं भी है तो स्किल हो सकते हैं। नॉलेज हाँ मतलब
मैं बोला टाइम टेक करना बहुत कम लग सकता है, हम लाइक आपको, मुझे या तुम्हें लेकिन ये क्या है, रिफ्ट क्रिएट कर देगा एकदम, क्योंकि एसएससी वालों को लगेगा कि उनकी सीटें हम खा गए हैं, तो आसान नहीं होगा सरकार के लिए उसे इम्प्लीमेंट करना। जब मैं पहले शुरुआत में काम करता था तो भाई मेरे को बड़ी थोड़ी यार इमोशनली अटैच है इस एग्जाम से, तो जिस तरह से जब लोग बात करते थे तो कहीं ना कहीं परेशानी होती थी। या एक सेल्फ वर्थ पे मतलब सेल्फ क्वेश्चन मार्क आता है, आता है। मतलब मेरा तो कुछ वैल्यू ही नहीं मेरी रहा। कोई वैल्यू, अरे मतलब मैं कैसे यार यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ये मेरा कैसे फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है, मतलब हम मैं लोग तो ये डिजर्व करता ही मैं नहीं था। हाँ ये मेरा ये काम ही नहीं है मेरा, मैं तो यहाँ पे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए पैसे कमाने के लिए हूँ, मेन एम तो मेरा वो है। तो ये चीज़ इतनी हेल्प कर देती है ना लाइफ में। आप मतलब पूछे माँ बाप भी, मेरे माँ बाप देखो, मैं दिवाली पे घर गया भाई, मेरी लाइफ हेल्प कर दी, हर जगह इसकी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, इस बार क्लियर हो जाए। वो मैं कह रहा हूँ मैं अब नहीं दूंगा, मैं प्लीज़ माफ़ करो यार अब, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। हर मंदिर, हर देवी देवता के मेरी माँ बोल रही थी ये बात, तो मुझे बहुत एम्बैरसिंग लग रहा था। लेकिन ये जो माँ बाप का जो ये है, मतलब ये बिहेवियर ऐसा होता है बहुत सारे माँ बाप का, या मतलब फैमिलीज में ऐसा होता है। प्रोटेक्टिव बिहेवियर हाँ, आता है ये कि तो कुछ एक ना ठीक कुछ है। कर जाए, लेकिन ये जो Backfire ही करता है। वही नहीं backfire नहीं, कर रहा ये है जो तुम जैसे लोगों के लिए जो है, मतलब जिन पे कॉन्फिडेंस है, ये है। बाकी के बहुत लोग है ना, मतलब बहुत नीचे चले जाते हैं, उनको लगता है एग्जाम चली गई, अब तो एग्जाम मुझे माँ बाप के लिए क्लियर करनी है, ये है उनका कि वो पर्सनल गोल चला गया। नहीं माँ यूपीएससी बाप के लिए clear कैसे किया तो- क्लियर कर लोगे, तो माँ बाप के लिए नहीं, ऐसे वो माँ बाप ऐसे सिचुएशन में ला देते ना, मेरे बेटे का बस हो जाए, गंगा नहा लो टाइप ऐसे। यूपीएससी वाले बच्चे फिर भी झेल जाते हैं, काफी मेच्योर रहते हैं। अब ये आईआईटी वाले बच्चे पे ये सुसाइड हो रहा है कोटा यार, जो हम लोग इस पे बात करें तो कोटा sorry में कि नीट notes में ही यही लिखे हो हुए रहा हैं, है फिर यार, उससे- मतलब बंदे कितने लोग कोटा में मर रहे हैं दिन दहाड़े, वहाँ पे सुसाइड हो रहे हैं, लोग कूद रहे हैं। इसका कारण यही है यार कि मतलब वही, अब देखो हम लोग इस इंडस्ट्री में थे तो हमें इसके एग्जांपल पता है, वहाँ पे भी वही हाल है यार। आईआईटी जेई एडवांस वाले को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, डॉक्टर ही तो है, भगवान थोड़ी है यार, ठीक है वो जॉब करता है, वो ट्रीट करता है, उसने पढ़ाई कर रखी है तो उसको नॉलेज हो रखी है। भाई इतनी ये चीज़ों को नॉर्मल लेना कब शुरू करोगे, ये और कब अपनी सेल्फ वर्थ की बात करी, बहुत बड़ी बात है यार, वो लोग नहीं करते सेल्फ वर्थ पे बात भाई। और सबसे बड़ी बात है, मैं खुद ही मेरी इज्जत नहीं करता, मैं सबसे बड़ी बात तो ये है यार, मैं खुद ही अपनी रेस्पेक्ट नहीं करता, मैं खुद ही लोगों को शट नहीं करता कि भाई चुप यार, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मत मेरी लाइफ में हेल क्रिएट करो, और जो मेरे लिए बेटर होगा मैं सोच लूंगा उसके बारे में, और मुझे जरूरत पड़ेगी तेरी सलाह की तो मैं ले लूंगा। इतनी सी बात हम कह नहीं पाते, हम खुद में ही बुरा फील करने लग जाते हैं। ये क्या रोकता है कि ये कौन सी ऐसी बात होती है कि मतलब तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हो गया था कि तब रियलाइज हुआ कि हाँ भाई मेरी सेल्फ वर्थ है, अब मैं लड़ूंगा, अब इसके खिलाफ स्टैंड यार लूंगा। मैंने कम स्ट्रगल किया है क्या। मैं आईआईटी कानपुर में था, मेरा लास्ट सेमेस्टर में मुझे इंसोमेनिया अक्यूट अटैक आया, 2 साल मैंने मेंटल हेल्थ के साथ स्ट्रगल भी किया। तो उसके लोगों तो कहते थे कि तुम सिविल सर्विस प्रिपेयर मत करो, तुम्हारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन खुद ही, लेकिन आईआईटी से दे दो, लाइक सिविल सर्विस में कैसे कूद गए फिर? यार मैं एक जैसे मुझे सारे IIT वाले आईआईटी अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में भी वो नंबर आया था कि 62-63% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। मतलब तुम आईआईटी इंजीनियर अच्छे Waste कर रहे हो थोड़ा सा। हजार, वहाँ पे जेट इंजन नहीं बन रहा 20 से 25 साल से वो बोल रहे कि नहीं बन रहा, वो नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ पे यार लोगों को यही लगता है कि यही एक नौकरी है दुनिया में, जो इसने बोला था उस वक्त कि यही मैं नौकरी वही है, समझ बाकी में नहीं आ रहा, नौकरी। इंडिया वो आदमी कोई भी आदमी ये बोल करके 1000 कोर्स बेच दिया और तुम बिक गए। तुम बहुत इमोशनल हो यार, बहुत इमोशनल हो, लोग बहुत या इमोशनल है यार। आईआईटी या जो ओवर अचीवर्स होते हैं ना, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी अचीव किया है, उनका ये होता है कि यूपीएससी तो मेरी निकल जाएगी। जब नहीं निकलती तब उसके उनको- बाद वाला जो आता है ना फेज, जब भाई वो हिलते हैं थोड़ा हाँ, सा, थोड़ा हिलते कि यार ये कैसे? हो गया, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। इट्स ट्रूली मतलब करेक्ट है ये बात। और यार ठीक है, लेकिन ठीक है मतलब, लेकिन फिर भी मेंटल हेल्थ पे मैं यही बोलूंगा। नहीं, वो ऐसे ठीक है बोलते हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत होती है उनको कि कैसे। ये तो वो अरे तो ठपका मुझे ही टारगेट कर लो यार, डायरेक्ट मुझे बोल। नहीं पता नहीं मैं क्या बोलूँ अभी, ठीक है यार मेरे से भी हो गई गलती भाई, मैं आया, मेरा अभी नहीं फिर हुआ भी ठीक है बोल रहे हो। मेंटल हेल्थ पे मेंटल हेल्थ में मैं यही बोल रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ नहीं सुधर सकती जब तक आप सेल्फ वर्थ और अपने आप को वैल्यू करना नहीं समझते हो। इंट्रोस्पेक्ट करो, टाइम खुद से स्पेंड करो, ये चाहे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो यार, अपनी वर्थ, अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग मत दो ये किसी को ये भी। जैसे साइकिल रहती है, एक बार आपने पुट कर दिया तो एक के बाद एक नई नई चीज रहती है, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, एक हफ्ते के बाद दूसरा मॉक टेस्ट, दूसरे मॉक के बाद पजल है तीसरा, यार। फिर उनके बाद उनको एनालाइज करना, उनका रिजल्ट इतने तो आता यार है हमारे rank- मिड सेम और क्विज भी वही, नहीं थे। उसके बाद
बाद रैंकिंग निकाल देते, ग्रुप चेंज कर देते कि आप इस ग्रुप में हो, आप दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर देते, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो एक ये सर्कल ग्रुप का खैर इधर नहीं है, जेई में ज्यादा है, JEE में शफलिंग ऑफ द वहाँ ज्यादा होती है, तो वहाँ और बुरा लगता है कि मैं पहले L10 में था या मैं कोई G10 में था, उसके बाद मैं L1 में, मतलब L मतलब लेवल, G मतलब ग्रुप, तो ऐसे वो शॉर्टकट है, लेकिन वहाँ ज्यादा बुरा लगता है। मोटिवेशनल स्पीकर पता है क्या करते हैं, वो खेल बिगाड़ देते हैं वो, मतलब आदमी शांति चाहता है, आदमी डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर निकलना चाहता है, वो और भरते हैं, क्योंकि मोटिवेट करके देंगे, भर देंगे, जोश भर देंगे कि वापस करो, वापस करो, वापस जाओ उस भट्टी के अंदर। तो और ये नहीं बोलेंगे कि यार जाके एनालाइज कर लो यार, जैसा भी है, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ यार, पर मैं कह रहा हूँ कि एनालाइज करके करो प्रॉपर, बाहर की चीज़ें या उस भट्टी में जा रहे हो, एक बार 2-3 साल बाहर तो निकलो, हाँ। दूसरी दुनिया तो देख लो, फिर तुम्हें कुछ आ जाए। और दूसरा कई लोग बोल के अगर तैयारी ना करें तो क्या करें, अरे तुमने ट्राई क्या किया है, पता क्या, तुमने 10-20 चीजें ट्राई करी हैं, कौन से तुमने बिजनेस स्टार्टअप्स और जॉब्स ट्राई कर ली हैं? नहीं। और उसमें अगर मान लो स्किलिंग करनी नहीं है, काम चोरी के में सबसे आगे, यार मैं नहीं करूँगा काम, मैनेजर को गाली देना, ये वो, हम लोग बहुत पॉजिटिव नहीं होते प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब पता है हमें क्या लगता है कि हम तो वैल्यू एडिशन कर ही नहीं रहे, कुछ भी मालिक कमा रहा है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है हमारा प्राइवेट जॉब में, तो इसलिए जनरली लोग प्राइवेट जॉब में फेल हो जाते हैं। वो किसी भी कंपनी में ऐसे मतलब स्किलिंग होने पे ध्यान नहीं देंगे, वो काम चोरी पे, कि मैं कैसे काम करने से बचूं। उधर फिर वो मालिक भी उल्टा ही है, मैं कैसे ज़्यादा काम लूं, तो बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है दोनों के बीच में, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता सिस्टम। और यहाँ पे इनको लगता है कि ठीक है, एक बार मैथ रीजनिंग किए और हो गया, क्या उसमें है वो सेल्फ प्रोस्पेक्ट रहता है, मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। उसके लिए आपके अकॉर्डिंग क्या क्या तरीके हैं कि कैसे करें? जैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट तो यही है कि ज़्यादातर टाइम आपको, एक तो सबसे पहली बात हो ना, अगर मैं ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट मेडिटेशन थोड़ी हेल्प कर सकता है इसमें। ये तो बहुत हाँ, एक्सेप्टेड फैक्ट है। हाँ, एक्सेप्टेड फैक्ट है, लेकिन लोग नहीं करते हैं। अब और मेडिटेशन को मैं ये भी नहीं कहता कि मेडिटेशन का मतलब बैठना ही है। लेट्स टेक वन थॉट एंड थिंक अबाउट दैट थॉट, ये भी मेडिटेशन है, ठीक है। जब मैं क्लास लेता हूँ ना, मेरी मेडिटेशन है वो, मैं 3 घंटे तक बिल्कुल मेरे सारे सेंसेस फोकस रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो। तो जैसे मेडिटेट करते हो ना, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, थॉट प्रोसेस को क्लीन करना है। अभी क्या है, जो पॉल्यूटेड चीज़ें आ रही हैं, फिल्टर लगाना है, कौन से थॉट आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। यार मैंने अपने स्ट्रगल टाइम से इतना सीखा है ना भाई, मेरे को इंसोमेनिया था, 15 दिन में सो नहीं पाता था, और आज मैं चीज़ों को ठीक कर लिया बिना कोई मेडिसिन के। आज मुझसे बोलो, मेरे को पता चल जाता है यार कि हाँ, अब ये थोड़ा गलत जा रहा है, इससे मुझे परेशानी हो रही है, तुरंत इसको बाहर करो। पूरा कंट्रोल कर लिया मैंने अपने दिमाग को, और सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट से हर चीज़ एनालाइज कर सकता हूँ मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ, मुझे क्यों दिक्कत हो रही है, ये चीज़ मेरे को नुकसान पहुँचा रही है, मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, इसको हटाओ, ये करा जा सकता है, वो चीज़ मुझे लगता है करना चाहिए। मतलब आप आजकल लोगों के पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है। यूएसए में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में खुद क्या की चल नहीं रहा है। भाई खुद के बारे में भी कुछ नहीं पता। खुद की कोई नॉलेज नहीं है, वो करना जरूरी है। पता है आपको ये मालूम ही नहीं होता कि आपको कौन से थॉट्स परेशान कर रहे हैं, कौन से थॉट्स आपके लिए सही हैं। ये चीज़ें लोगों को करनी पड़ेंगी, लोगों को समझना पड़ेगा कि यार मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, मुझे ये इंसान से दिक्कत है। आप इग्नोर मत करो कुछ भी। अगर मैंने कुछ बोला और आपको सैड फील हुआ है, तो थोड़ा सा सोचो क्यों सैड फील हुआ, किस बात को लेकर सैड फील हुआ, क्या वो चीज़ इंप्रूव करी जा सकती थी, किसकी गलती थी उसके अंदर, मेरी गलती थी या उसकी गलती थी। तब फिर चीज़ें देखो इंप्रूव होंगी। और मेडिटेशन करो, वो थोड़ा जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, थॉट कंट्रोल करना सीख जाओगे मेडिटेशन से। और बहुत टफ वाला मेडिटेशन मत करो। मैं तो बहुत एक सरल बात बोल रहा हूँ यार, कोई भी थॉट ले लो। जैसे मुझे कभी नींद नहीं आती तो मैं एक थॉट ले लेता हूँ। एक बार जैसे मैं केस स्टडी ले लेता हूँ कोई भी यूपीएससी के GS4 की, और मैं उसका सोल्यूशन सोचने लग जाता हूँ, और मेरा पूरा 1-2 घंटा उसमें मतलब थोड़ा फोकस आता है, और मुझे पता ही नहीं चलता कब नींद आती, फिर सुबह ही पता चलता है कि अरे यार मैं तो यही सोच रहा था। ये सॉल्यूशन से एक नई प्रॉब्लम निकलती है, ओवर थिंकिंग। किस वाली से? ये कि एक चीज पे सोच रहे हो आप। हाँ, एक थॉट ले लिया आपने अच्छे वाला कोई, हाँ, वो थिंकिंग से ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। उस थॉट से फिर दूसरा कि मैं ये नहीं यार ऐसा नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ओवर थिंक चली जाती है, लेकिन अगर आप कॉन्शियस है ना चीज़ों को लेकर के, सेलेक्टिव हैं, तो ये चीज़ नहीं आने वाली। ऐसे तो हर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम निकल जाएगी। फिर तो तुम मुझे बोलो, फिर मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, उसका सोल्यूशन, ये तो यार पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मेडिटेट करो, थॉट को कंट्रोल में रखो जितना पूरा वाला पता होना चाहिए यार। जिंदगी में पता कभी कभी क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो सच होती है। अब सच है वो चीज़, तो मैं उसको उगल नहीं सकता, और वो चीज़ मेरे पर्सनल वैल्यू के लिए कॉन्फ्लिक्ट है, तो मैं उसको अंदर ही नहीं ले रहा हूँ। एक ऐसी कहानी बनती है लाइफ में कभी कभी कि मतलब समथिंग इज ट्रूथ, यू कांट बट अब ट्रूथ है तो उगल नहीं पा रहा, डिस्कार्ड नहीं कर पा रहा।
और अंदर ले लूँ तो मैं खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। तो फिर चीज़ें कई बार गले में अटक जाती हैं, इसको बोलता हूँ मैं हमेशा गले में अटक जाना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये, मतलब ये बहुत लोगों के होती है लेकिन वो पता नहीं रहता ये हो रही जैसे है। मैं कहूँ तैयारी की जगह बिजनेस करो, मन में सरकारी नौकरी का ही है, मैं किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ और उसे पता है कि वो आर्ग्यूमेंट अच्छे हैं, लेकिन वो अंदर से उस आर्ग्यूमेंट के खिलाफ है, तो वो क्या करेगा, गले में अटकाएगा उसको, और वो उसके परेशान हो जाएगा कहीं पे भी। मैं एक मेंटल हेल्थ में और एक मैं लाइक डायमेंशन लाना चाहता हूँ कि एक होता है डे ड्रीमिंग करते हैं बहुत, कि लाइब्रेरी में बैठे मैं पढ़, मेरे साथ भी हुआ, पढ़ रहा हूँ। लबासना। हाँ पढ़ रहा हूँ, वो लबासना क्या वो अरे बात है, उसके मैंने साथ- एक बुक पढ़ी उस बुक में मैंने पढ़ा, डार्क होर्सेस थी, पता नहीं क्या थी, तो उसमें वो आईएएस के कपड़े, आईपीएस की ड्रेस पहन के ही पढ़ता था। नहीं कई लोग मैंने और में देखे पूरे फॉर्मल में पहन के लाइब्रेरी में बैठते हैं, मतलब पूरा फॉर्मल इन शर्ट वगैरह पहने वो के ऐसे सिर्फ बैठे। कहने की वो बात डे ड्रीमिंग मतलब वो तो बहुत ही खतरनाक, तुम्हारे 3-4 घंटे कब निकल जाएंगे उसमें पता भी नहीं चलता तुम्हारा, और वो बहुत होता है कि तुम, और उसमें भी थोड़ा अच्छा देखो, वो लिमिट तक ठीक भी है, आपको ड्रीम कल्टीवेट करना पड़ता है। नहीं, लेकिन वो डोपामाइन ऐसे रिलीज होता रहता है ना कि ये चलता क्या ही वो रहे। पता नहीं हाँ, होता। वो चलता ही रहे, उसमें ये होता है कि वो कई लोग प्लेजर लेते हैं भाई, ये इसका उनका यही प्लेजर लेने का तरीका होता है। पहले चलो दिमाग में ये बन गया ये सब दूसरी चीज दूसरी बनते हैं। चीज वो आईएएस तो पहले ही बन जाते हैं। वो यार इंडस्ट्री का भी यही है ना कि जब आप शुरू करते हो ना तो सब आपको पंप कर देते हैं। हाँ, माँ बाप भी जमीन बेच देंगे, गर्लफ्रेंड तैयार की बस तू बन जा। बिल्कुल पसंद नहीं करी थी पहले वो उसको, लेकिन अब एक होप दे देगी कि तू बन जा, मैं वेट कर। वो नहीं, मूवी लेकिन वो- नहीं तो- वैसे नहीं, वो मूवी वो ठुकरा के मेरा पैर, हाँ। वो वाला तो सबसे खतरनाक होता है कि वो लोग हैं, और उसको और हाँ, नहीं और उसको फिर एडवर्टाइज और करते कुछ लोग बनने के बाद झूठी कहानी बना के। हाँ 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 उसने मेरा दिल तोड़ा, मैंने यूपीएससी से आशिकी कर ली। वो हाँ तो ऐसा भी होता है, और हम जैसे लोग मतलब बेवकूफ बन जाते हैं। इसमें यही ना, अगर तुम 8 साल दे रहे हो यूपीएससी को तो मतलब 80 साल जी रहे हो, तो 10% तो तुमने वही दे 10% दिया। दे दिया। और जो देखो अभी भी मैं बोलूंगा, जो दे दिया वो दे दिया, अभी भी बहुत वक्त है। खुश रहो, वो करो जो मन का है, और डरो मत। मैं सच बता रहा हूँ, जितने भी पर्क्स मिलते हैं ना, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए फाइनेंशियल प्लान बनाऊंगा जिंदगी भर का, और सरकारी नौकरी में जितने पर्क्स मिलते हैं ना, उससे ज्यादा पर्क्स मैं दिलवाऊंगा। तो ये एक्सेस कैसे कर रहे हैं ये लोग आपको, हैं? जैसे आपको एक्सेस करना है अरे आप कर लो यार, नीचे कहीं डाल- से भी, नीचे- इन- नीचे इन- डाल इनसे देंगे। मिला, इनसे मिला। नीचे- लेकिन कितने- मैं ना, मैं नीचे कितने 2% लोग हैं, कितने लोग वो प्लान के? मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे पास आ जाओ, एक प्राइवेट सैलरी मुझे बता देना, आई विल मेक ए फाइनेंशियल प्लान फॉर यू फॉर नेक्स्ट 30 years. You will get every perk which are giving in the government job. See, I this promise. startup is promising, मैं बोल रहा हैं? हूँ दिस स्टार्टअप इज नहीं, ऐसा लोग कर रहे हैं, मैं करूंगा तुम्हारे लिए, मैं बता दूंगा कहाँ निवेश करो, कितना निवेश करो, इस स्कीम में डालो, पेंशन भी मिलेगी, अच्छा खासा कॉर्पस भी इकट्ठा हो जाएगा 60 साल की एज पे, बच्चे की शादी अच्छा कर लोगे, बाहर घूम भी आओगे, सब मिल जाएगा, घबराओ मत, आई एम हियर। मेंटल हेल्थ में हमने एक इशू तो भूल ही गए कि फैमिली वैमिली हो गई, वो सोसाइटी, अरे वो उसका सोसाइटी तो क्या, सोसाइटी उसका तो है ही यार, सोसाइटी तो है ही। वो लोग मौसी क्या की लड़की, यार यार मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, या ये- वो शादी में नहीं जाते, फिर हाँ। जब बनूंगा, जब जाऊंगा शादी में तब जाऊंगा, अरे जब वो है ना, बनूंगा। क्या बोलते हैं उसे, डियर जिंदगी में आलिया भट्ट कहती है कि भाई ये वाली बात कहती है आलिया भट्ट की, लोग क्या कहेंगे, तो शाहरुख खान होता है उनका काउंसलर, तो वो कहते हैं कौन है ये लोग, दिख नहीं रहे हैं, हमेशा तुम्हारे पीछे चलते रहते हैं। तो वो वाली बात होती है, लोगों का काम क्या कहना, तो उसे इग्नोर करो। अरे नहीं, वो और वाली बात- छिछोरे वाले- ये इतने कि क्या Mental कर रहे health में हो? छिछोरे नहीं, हर movie- हर बार क्या कर रहे हो, हर बार क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा हूँ, क्या बस। कर रहा हो, क्या कर रहे हो, मतलब क्या ही है। क्या ठीक कर है रहा हो? ठीक है, कौन सा अपनी बेटी पे आओगे मेरे से, बार बार तुम यही पूछते रहते हो, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, ठीक है। अंकल आपकी रीत से बाहर हो, ऐसे बोलते। और मैं सच बताऊं ना, अभी मैंने छिछोरे, मुझे अच्छी मूवी लगी, छिछोरे का एंड देखो तुम, हीरो हारता है पहली बार फेल हुआ है कहीं भाई, movie हीरो में। हारता है, मेरे को बहुत गजब का कॉन्सेप्ट लगा। तेरे नाम के बाद चाहता तो डालना ही था तो उसको बास्केट डाल देता, वो तो फिल्म थी वो तो, लेकिन हराया हीरो को, क्योंकि एफर्ट्स की वैल्यू, इंट्रोस्पेक्ट के अलावा एफर्ट्स की वैल्यू, ये दूसरा बात बता रहा हूँ। गांधी जी ऐसे ही नहीं कह के गए, फुल एफर्ट्स द फुल विक्ट्री। भाई उस आदमी ने लंगोट ऊपर कर करके सबको भगाया है, तो ऐसे ही नहीं बोला वो आदमी, काफी- वो वैल्यू किया है। वो वैल्यू छिछोरे में एक सीन है, बताऊँ सीन बताता हूँ मैं, जब उसका लड़का को उसमें क्या होता है, कूद जाता है बिल्डिंग से, सुशांत सिंह राजपूत का बेटा, क्योंकि वो जेई एडवांस से फेल हो जाता है, यही स्टोरी है, बहुत ही प्यारी मूवी है। और जब वो कूदता है, हॉस्पिटल में चल रहा होता है, तो वो जो एक डायलॉग, अब सारे दोस्त बैठे होते हैं, सारे दोस्त आ जाते हैं, तो बैठे होते हैं, तो वो एक ही बात बोलता है, यार कहानी यहाँ तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम सबके पास में निकलने के बाद क्या होगा, ये सबके पास में प्लान है यार, लेकिन निकलने के बाद क्या करें, नहीं निकला तो क्या करेंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। दैट्स व्हाई दिस शो इज हियर। तो इसका प्लान है सबके पास, मसूरी चले जाओगे, ये मिल जाएगा,
कोई बात किया, कोई कोचिंग बात कर रही है इस बारे में क्या नहीं होगा तो क्या कर पाओगे तुम लोग? हम शो में अपने ये पॉडकास्ट में काफी पुश करते हैं कि प्लान बी फॉर यूपीएससी, तो कितनी सिग्निफिकेंस अब बढ़ चुकी है प्लान मैक्स बी की। बहुत है यार, बहुत है यार। देख रिजल्ट है ना, स्ट्रगल लोगों का रिजल्ट कम आता है। यहाँ मैं कड़वा बोल रहा हूँ। स्टेबल माइंड, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली ज़्यादा रिजल्ट लेके आती है। इस पूरा जो हलवा है ना, ये जो पूरा जो क्रीम है, इसको खाया है अपर मिडिल क्लास ने। लोअर मिडिल क्लास आता है एनर्जी के साथ में पर फुस हो जाता है। गरीब तो बेचारा सोचता ही नहीं है। अमीर को जरूरत नहीं है, वो आईए, वो तो क्या होता है अमीर का एटीट्यूड मुझे अच्छा लगता है कि जब भी आईएएस आएगा नया, सबसे पहले घर पे आएगा उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास में, ठीक है? क्योंकि बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को पैसा दिया होगा और आईएएस तो पॉलिटिशियन से ऊपर है नहीं, तो उसको जरूरत नहीं है। एक ही क्राइटेरिया है सर, अपर मिडिल क्लास है ना, वही फॉलो कर रहा है। पापा सर्विस में, मम्मी सर्विस में, बेटा सर्विस में, वाइफ सर्विस में, उसका बेटा सर्विस में, ये अपर मिडिल क्लास की चैन है। गरीब तो उसका जो है, तो वो उसको ज़्यादा फायदा मिल रहा है इस एग्जाम का। मैक्सिमम जो फायदा है वो इस एग्जाम का है। क्या प्लान बी क्या हो सकता हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लान भी जरूरी है। मैं क्यों अपर मिडिल क्लास वाली बात किया हूँ? प्लान भी है उनके पास भाई, मम्मी पापा सर्विस में है, मैं भी अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे पास प्लान भी है ही है। प्लान भी किसके पास नहीं है? मेरे जैसे बेवकूफों के साथ में, जो बिना कुछ सोच समझे बाहर से देख करके आ गए, पूरा जान लगा देते जान लगा दी, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सब बेच दी, और अब सारे अटेम्प्ट भी खत्म हो गए, कहाँ जाएं? वो जो एनर्जी है वो। और मेरे नंबर इसलिए भी नहीं आए, डू एंड डाई पे खेल रहे थे यार हम, नेचुरल गेम ही नहीं आया, डर रहे थे। क्या कनिष्क कटारिया डू एंड डाई पे खेल रहा था? नहीं भाई, सैमसंग में 1 करोड़ का पैकेज था, फादर आईएएस ऑफिसर था। करेक्ट। क्या अक्षर जैन डू एंड डाई पे था? नहीं था। इशिता किशोर डू एंड डाई पे थी? नहीं थी, ओपन थी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, नहीं बनेंगे तो। ये जो मिडिल क्लास आदमी है ना, जिसकी जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, वो डरता है, और उसको बहुत सोच समझ के इस एग्जाम में आना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सब बेच बाज के आ जाते हैं। इसको ही एक लाइक सोल ड्रीम की यही है, यही ये है तो ना सब तो कुछ। कुछ नहीं। जो सेलेक्ट हो रहा है ना, उससे मैक्सिमम और टॉपर रैंक की तो मैं बात करूंगा, जिनकी टॉप 100 में आते हैं, उनके लिए डू एंड डाई नहीं होता गेम। ठीक है, रिलैक्स होते हैं, मेहनत करते हैं, पर जैसे आइसिंग ऑन केक हो गई तो बस एक हाँ ठीक है, ऑलरेडी सब हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें बहुत सारी ऑलरेडी सॉर्टेड है वो। उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप एक नेक्स्ट लेवल है। हमारे माँ बाप क्या है, मुंठा टेक है, इमोशनल है, कलेक्टर के सामने माई बाप करते आए हैं, तो बेटे को देखना चाहते हैं उस रूप में। उनके माँ बाप नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि कलेक्टर ठीक है, जॉब भी तो है वो है। तो ये चीज प्लान बी की बात आती है। इसलिए भाई पहले प्लान बी सोच लो। प्लान बी मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दूसरी जॉब, प्लान बी है अच्छी जगह से पढ़ लो यार। दिस एग्जाम अगर मैं सही से तैयारी करूँ तो 15 महीने 16 महीने बहुत है इस एग्जाम के लिए। ये वैसे एग्जाम मैं यही भी बोल रहा हूँ कि तुम अगर जॉब करो ना, उसके साथ भी हो सकता है। ये बहुत मिथ हाँ, ये फैला गया है कि टफ होता है, थोड़ा सा करना टफ होता है, लेकिन कर सकते हो। लेकिन तुम अगर इतना ही बोल रहे हो कि हार्ड वर्क करना, ये करना, बेचा भी ऐसा ही जाता है ना कि हाँ भाई यार देखो, against मुश्किल the होता है, grain जॉब के साथ करना। मुश्किल होता है। मैं आप 10 to 5 होते हो या 10 to 6 होते हो, फिर शाम में आते हो, तो अब क्या चाहोगे? नहीं, कहा हमें 21 में फोड़ना थोड़ी है। मैं भाई तुम 3-4 साल जॉब करते हाँ, करो, तब 25 में फोड़ो तुम। एक अटेम्प्ट में अगर एक साल में फोड़ना है तब तो नहीं, जॉब ऑप्शन भी मुश्किल। बढ़ गए ना आजकल जॉब में, जैसे फ्रीलांस आ गया। आप 3-4 हाँ, घंटे काम करो दिन का, फ्रीलांस का आराम से 20-30 हजार कमा 20-30 सकते हो। हजार कमा। वही एटलीस्ट मेंटली फाइनेंशियल क्रंच एकदम जो रहता है उससे डील कर सकते हो साथ ही साथ, और अपने ड्रीम के साथ को भी पुश कर दे से। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो प्लान भी मुझे लगता है रखना चाहिए। और बेटर तो ये भाई अच्छे से स्किलिंग का रखो, अच्छे से कॉलेज करो, कॉलेज लाइफ जियो। मैं अपने कॉलेज लाइफ को मैंने बहुत अच्छा जिया था, एंड डेफिनेटली हाँ, तो मेरी बहुत कहानियां हैं। मैं इतनी कहानियां बता सकता हूँ कि मैं दिनों तक बता सकता हूँ। इतनी यादें, इतने मोमेंट्स सब हैं। अरे कोई लोग तो कॉलेज लाइफ भी सैक्रिफाइस करते हैं, अब तो वही हो गया ग्रेजुएशन से। उनको कुछ नहीं पता, तो उनको कुछ नहीं पता जिंदगी फाउंडेशन में। कोर्स वगैरह स्टार्ट हो गए। अरे क्या है यार, बूढ़ा होकर तुम भी मरोगे ही यार, ऐसी बात नहीं है। इमोरल कोई नहीं है, इसलिए जी लो जिंदगी, खुश रहो, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होने वाला कि 500 साल 600 साल जियोगे और मैं 50 साल में ही मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट्स अ जॉब, डोंट टेक इट टू मच सीरियस, ठीक है? अपना बेस्ट दो, प्लान बी जरूर रखो, ये सब चीज़ें हैं। मेंटल हेल्थ पे जरूर ध्यान रखो, इंट्रोस्पेक्ट करो, ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें तो ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरा, फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने आप को देख कर ही पेपर में आओ। ये मत करो कि पहले अटेम्प्ट में तो चलो माँ बाप ने रख दिया ORN में, उसके बाद फिर बिखर गए। थोड़ा बहुत ध्यान रखो कि मेरे पेरेंट्स के पास कितना है, अगर मान लो कभी जरूरत पड़ी तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कुछ कैलकुलेशन करके आओ, अपनी कैपेसिटी भी समझ लो। ये जो तैयारी का पीरियड रहता है ये काफ़ी चीज़ सिखा देता है, और मतलब आप
आपको इस पोजीशन में ला देता है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सको। तो एज अ एस्पिरेंट आप अपने माँ बाप को भी थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि ये गलत है, आपको नहीं पता है क्योंकि आप उस मुश्किल है यार, वही उस माँ period बाप थॉट प्रोसेस अब लाइक एज हो जाती है। हमने हमारी थॉट प्रोसेस अब अरे मैं- अपग्रेड हो गई ना जरा थोड़ी, और उनके लाइक वही generation gap है, वो थोड़ा जनरेशन गैप भी है, एजुकेशन मैटर करती है यार। देखो पढ़े लिखे माँ बाप जल्दी समझते हैं, और जहाँ नहीं पढ़े हुए और इमोशनल ड्रिवन है वो कम समझ पाते हैं। मेरे पेरेंट्स इमोशनल ड्रिवन है तो वो कम समझ पाते हैं। मैंने भी बोला मैं यूपीएससी नहीं कर रहा हूँ, तो बोलते दूसरा एग्जाम कौन सा कर रहे हैं। मैंने बोला कोई नहीं अब मैं और कुछ करूँगा ऐसा करके, तो मैं ट्राई किया दूसरी चीज़। मेरा बिजनेस करने का प्लान है। मुझे ज़्यादा लगता है कि मैं अभी थोड़ा सा कर रहा हूँ, बट मैं कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कुछ तो करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। सही है, मुझे लगता है आप सच में लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही करें। नहीं ऐसा आज कुछ भी। ट्राई कर रहे हाँ हो, ट्राई करें, उसमें बहुत बड़ी बात है। हाँ ये है, बट मुझ में करेज है टू से थिंग्स नो, वो बहुत बड़ा लगता और आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक। भाई तुम कभी नहीं आ रहे, तुम मेरे को रोटी देने जाते नहीं हो, मेरे रूम का रेंट भी तुम नहीं भर रहे हो यार। प्लीज़ अगर सच में मेरी बहुत केयर है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने बिल्स भेज दूंगा प्लीज़। जो मेरे बारे में बहुत लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। प्लीज़ इतनी फिक्र कर रहे हो यार, थोड़ा सा और कर दो। मैं आई एम सेंडिंग द बिल्स टू एवरीवन। आपका अकाउंट नंबर बताइए। हाँ। यूपीआई आईडी क्या है? यूपीआई आईडी मेरा जो नंबर है आप लोग के पास है, उसके @पेटीएम पीछे लगा के भेज दो, ठीक है। रेंट भेज दो, कुछ भी भेज दो, 20 भेज दो, मैं मैनेज कर लूंगा। बता दो आप हाँ? कि कितनी कर रहे हो केयर। 30-40 हज़ार रुपए तक भेज दो महीने के, और लाइफ टाइम भेजना, एक बार नहीं। सही है, पेंशन हो गई। पेंशन हो जाएगी। इतनी फिक्र करते हो यार, कैसी बात है। ओके ओके। फाइनल मैसेज वो भी स्पेशली जैसे आप जैसे एस्पिरेंट जो उनको मेंटल स्ट्रेस हुआ है एक पहले या फिर अभी भी होने वाला है, ये चीज जाएगी नहीं। वही ये Minimize कर यूपीएससी में आप सकते हो, आए हो, minimize नहीं मतलब कर मेंटल सकते। स्ट्रेस होना ही मैं होना बोला है। कि भाई कि आप तुमने जो कहा कि मेरे पास करेज है कि थिंग नो बोलने का, वो उस पे मैसेज में चाहूंगा कि वो क्या है। यार वो तो मैंने बताया, मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्ट, नहीं, no, सेल्फ वर्थ, चीज़ें वहां को से बोलना नो नहीं। आएगा। हम्म। नो ऐसे ही नहीं आएगा। नो आने के लिए बहुत गुर्दा चाहिए, टू क्वेश्चन द थिंग्स। तो यही मेरा कहना है कि भाई अगर देखो प्रिपरेशन में आना चाहते हो, सही से जम करके आओ, पूरा इंट्रोस्पेक्ट करके आओ, अपनी औकात पहले जज करके आओ, बाहर से देख के मत आओ। हर इंसान अलग है, हर किसी की कहानी अलग है, ठीक है। तो किसी कहानी से मैं इंस्पायर नहीं हो सकता। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, बट मैं उसे रिपीट नहीं कर सकता, वो उसकी कहानी है। तो इसके लिए तो बिल्कुल मत आओ। अपनी कंडीशन देखो, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखो, अपना एटीट्यूड देखो, तो ये चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करो। नो कहने का मतलब बिल्कुल सही है, वो तो सिर्फ यूपीएससी नहीं यार, लाइफ में होना चाहिए। आप बहुत लोग जो नो नहीं कह पाते वो हमेशा परेशान रहते हैं लाइफ में। मैं भी नहीं कह पाता था, और आज भी नहीं कह पाता बहुत सारी जगह तो। बट समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नो अब नहीं दूंगा, नो अब मैं ये काम नहीं करूँगा, नो मुझसे नहीं हो पाएगा। ये कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपको कहना आना चाहिए। इट विल मेक यू सॉर्टेड पर्सन। इंट्रोस्पेक्ट जरूर करो, एनालाइज योर थॉट्स, क्या अंदर आ रहा है क्या अंदर नहीं जा रहा है। यार आप रूम को भी डेकोरेट करते हो, खाने का ध्यान रखते हो, तो थॉट्स पे काम क्यों नहीं करते हो? इतना सा करो यार। मैंने बहुत भुगता है यार, मैं बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी था, बता नहीं सकता हूँ मैं कैसा पर्सनालिटी था अपने कॉलेज टाइम में। उस पे एक अलग पॉडकास्ट, हाँ अलग पॉडकास्ट रखेंगे। college तो life पे। हाँ, तो मेरी अलग लाइफ थी, लेकिन मैं धीरे धीरे बदल गया हूँ। और अभी भी मुझे पता भी मैं ठीक नहीं हूँ, अभी मैं इमोशनल ड्रिवन हूँ थोड़ा बहुत, और भी अभी इमोशनल ड्रिवन हूँ बहुत। लेकिन ठीक है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, मैं अपने कंट्रोल में हूँ। मैं अपने आप से यही बोलता हूँ, हर दिन में 50 बार बोलता हूँ कि मैं कंट्रोल में हूँ, चीज़ें कंट्रोल में हैं। जब आप किसी से बहुत प्यार कर लोगे ना यही, और जब वो चीज़ छूट जाएगी तो ऐसे ही लगेगा। और इस इंडस्ट्री में काम करना, पता है लास्ट लाइन्स हैं, इस इंडस्ट्री में काम करना पता है कैसे लगता है? जैसे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर के सामने रहती है अपने हस्बैंड के साथ, और मैं हर सुबह उसको देखता हूँ। ये मुझे लगता है हर दिन जब मैं इस इंडस्ट्री में जाके पढ़ाता हूँ, इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाता हूँ, और सोचो मैं उसको देख रहा हूँ, उसका हस्बैंड किस भी कर रहा होता है मॉर्निंग वाली उसको, और मेरे बालकनी से वो दिखती है।